हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अजाइल मेथडोलॉजीज़ इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो चलें देखते हैं कि अजाइल क्या है और अजाइल की मेथडोलॉजीज़ क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चले ना कि अजाइल क्या है। तो अजाइल इज़ एन अम्ब्रेला एंड लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स फॉल अंडर दिस अम्ब्रेला। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं क्या है डिफरेंट टाइप लाइक स्क्रम, एक्सपी एंड मैनी मोर। सम पीपल थिंक दैट अजाइल इटसेल्फ इज़ अ डेवलपमेंट अप्रोच, बट नो, अजाइल इज़ नॉट अ डेवलपमेंट अप्रोच। अजाइल इज़ अ बैग which contains the lots of development approach that follows the same core theme। अच्छा, क्या है जी के होता ये है कि लोग ये सोचते हैं कि अजाइल क्या है जी, जब उनसे पूछो तो वो कहते हैं कि जी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच है। ठीक हो गया। जबकि ऐसा नहीं है। अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच खुद से नहीं है। अजाइल क्या है? अजाइल जो है एक समझ लें कि एक बैग है और उसने सेम तरीके की या सेम तरीके को फॉलो करके सॉफ्टवेयर बनाने वाली मुख्तलिफ़ किस्म की अप्रोचेस को अपने अंदर रखा हुआ है। या फिर समझ लें कि अजाइल एक अम्ब्रेला है। ठीक है, और बहुत सारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अप्रोचेस जो कि सेम कोर थीम यूज़ कर रही होती हैं, वो उस अम्ब्रेला के नीचे हैं। ठीक है, तो अजाइल आप ये समझ लो कि एक बैग है जिसके अंदर बहुत सारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अप्रोचेस हैं जो कि सेम तरीके को या फिर सेम कोर थीम को फॉलो करके सॉफ्टवेयर बनाती हैं। या फिर एक अम्ब्रेला है जिसके नीचे जो है वो के सारी की सारी अप्रोचेस मौजूद हैं जो कि सेम कोर थीम को फॉलो करके जो है आपका सॉफ्टवेयर बनाती हैं। अब मैं एक वर्ड बार बार यूज़ कर रहा हूँ कि सेम कोर थीम को फॉलो करके। ठीक हो गया। तो वो मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि अजाइल के अंदर जितनी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोचेस पाई जाती हैं अजाइल नाम के बैग में, वो एक सेम कोर थीम को यूज़ करती हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। ये बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। तो अब हम देखते हैं कोर थीम क्या होता है। तो देखें, कोर थीम क्या होती है कि कोर थीम मतलब ये कि एक बुनियादी तौर पर या बेसिकली एक ही तरीका जो होता है ना, जिसे हम कहते हैं कि बिल्कुल जो बेस है उन जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो अप्रोचेज़ हैं जो कि अजाइल के बैग में पड़ी हुई हैं, सॉफ्टवेयर बनाने की जो उनकी बेस है ना, वो जो है बिल्कुल सेम है। फिर उस बेस के ऊपर उन्होंने हल्की फुल्की सी मॉडिफिकेशन करके डिफरेंट अप्रोचेज़ यूज़ की हुई हैं। अच्छा, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि वो जो है कोर थीम जो है उनकी वो बिल्कुल सेम है। अच्छा, अब वो कोर थीम है क्या? वो है आइटरेटिव डेवलपमेंट। मींस के वो जितनी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अप्रोचेज़ हैं जो कि अजाइल के बैग में पड़ी हुई हैं, वो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के अंदर आइट्रेशन की फॉर्म में काम करती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपकी दूसरी बात क्या कि फास्टर डिलीवरी, मतलब अजाइल के बैग में पड़ी हुई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जितनी भी अप्रोचेस हैं उनकी एक ख़ास बात कॉमन है, वो ये कि वो सब की सब सॉफ्टवेयर फास्टर बना कर देती हैं, आपको जल्दी बना कर देती हैं। तीसरी बात क्या कॉमन है उन सब अजाइल मेथडोलॉजीज़ के अंदर या फिर उन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अप्रोचेस के अंदर जो कि अजाइल के नाम के बैग में पड़ी हुई हैं, वो कॉमन ये है कि इंक्रीज़ क्वालिटी, मतलब ये कि वो सॉफ्टवेयर जब बनाती हैं तो उनकी क्वालिटी को बढ़ा देती हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करती हैं। ठीक हो गया। तो बाय नाउ अभी तक आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि अजाइल क्या है और जो डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ हैं वो उसके अंदर क्यों हैं, मतलब उनके अंदर ऐसी क्या ख़ास बात है जो कि उन सबको अजाइल की मेथडोलॉजीज़ बनाती हैं। तो वो उनकी कोर थीम है, और वो कोर थीम क्या है कि वो सारी की सारी आइट्रेशन के अंदर काम करती हैं, वो सारी की सारी सॉफ्टवेयर को जल्दी बना कर देती हैं वो तमाम मेथडोलॉजी, और वो सारी की सारी क्या करती हैं कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर देती हैं। तो ये वो सब चीज़ें क्या करती हैं कि मिलकर उनके अंदर एक ये खासियत बना देती हैं कि वो सब की सब मेथडोलॉजीज़ एक अजाइल नाम के बैग में आ जाती हैं, वो सब की सब एक अजाइल नाम की कैटेगरी के अंदर फॉल कर जाती हैं। सो आगे चलते हैं। अजाइल मेथडोलॉजीज़ जो होती हैं वो क्या है कि अजाइल मेथडोलॉजीज़ मीन्स द डिफरेंट अप्रोचेज़ ऑफ अजाइल। वही बात जो मैंने आपको बताया कि मतलब एक अजाइल एक बड़ी चीज़ है और उसके आगे जो है मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज़ हैं या मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अप्रोचेज़ हैं, उनको हम क्या कह रहे होते हैं? अजाइल मेथडोलॉजीज़। ठीक हो गया। As I just said in first slide, agile is a bag in which we have different methods of development। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। So those methods are those things which are in bag of agile are methodologies। सही है। तो agile methodologies क्या है? अजाइल एक बैग हो गया, उस बैग के अंदर वो तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अप्रोचेज़ जो कि कोर थीम्स हैं, जिनकी कोर थीम सेम है, उन तमाम अप्रोचेज़ को हम क्या कहते हैं? मेथडोलॉजीज़। किस चीज़ की? अजाइल की। तो अजाइल मेथडोलॉजीज़ क्या है ये भी आपको क्लियर हो गया, और अजाइल क्या है ये भी आपको क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इस लेक्चर के अंदर तमाम मेथडोलॉजीज़ का थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि अजाइल के अंदर कौन कौन सी मेथडोलॉजीज़ फॉल करती हैं और उनका काम करने का क्या तरीका है। बाकी ओवरव्यू तो हम अभी कर लेंगे, इसके बाद कुछ मेथडोलॉजीज़ के ऊपर डिटेल वीडियोस हमारी ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, और जिनके ऊपर नहीं है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाले वक्तों में।
उनके ऊपर भी हमारी डिटेल वीडियोस आ जाएंगी। सो लेट्स सी। सबसे पहली जो अजाइल बैक के अंदर मेथडोलॉजी पड़ी हुई है अजाइल की, वो कौन सी है? स्क्रम मेथडोलॉजी। अब ये देखते हैं कि हमें स्क्रम मेथडोलॉजी क्या होती है। तो इसकी पहली लाइन पे आप गौर से फोकस करिएगा थोड़ा। स्क्रम मेथडोलॉजी इज़ द टीम सेंट्रिक मेथडोलॉजी। ठीक है, अब इस स्क्रम मेथडोलॉजी क्या है? ये एक टीम सेंट्रिक मेथडोलॉजी है। अब इस लाइन को समझने के लिए हमें तो ये समझना पड़ेगा पहले कि ये टीम सेंट्रिक क्या है। ठीक है, अगर ये टीम सेंट्रिक समझ आ जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि स्क्रम मेथडोलॉजी काम कैसे करती है और वो क्या है, क्योंकि हमें ये बात तो पहले से ही पता चल चुकी है कि स्क्रम मेथडोलॉजी एक टीम सेंट्रिक जो है मेथडोलॉजी है। अब क्या है कि टीम सेंट्रिक का मतलब ये होता है कि इस मेथडोलॉजी को इस्तेमाल करके जितने भी लोग एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं या फिर जो एक सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करने वाली टीम होती है, जब वो स्क्रम मेथडोलॉजी को यूज़ करने लगती है तो उस टीम का फिर कोई लीडर नहीं होता। ठीक है, कोई ऐसा बंदा नहीं होता जो कि एक बंदे को बोले कि जी तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, तुमने फ़लाना काम करना है, तुमने फ़लाना काम करना है। ऐसा कोई सीन नहीं होता। सारे के सारे इक्वल होते हैं। ठीक हो गया, कोई लीडर नहीं होता, कोई बड़ा उनका हेड नहीं बना हुआ होता। सही है, सारे के सारे इक्वल होते हैं। और जब सारे इक्वल होते हैं तो सारे के सारे मिल के काम करते हैं। और जब सारे मिल के काम करते हैं तो फिर ये होता है कि हर बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है हर एक काम के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक बंदे से पूछूं कि यार ये डिज़ाइन में ये मसला क्यों है, तो वो दूसरे पे डाल दीजिए ये मेरा काम नहीं था, ये जिम्मेदारी जो है दूसरे बंदे की थी। ठीक है, हर बंदा जवाबदेह होगा। अगर एक टीम के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल 4 बंदे काम कर रहे हैं ना, तो वो चारों के चारों डिज़ाइनिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, वो चारों के चारों प्रोग्रामिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, वो चारों के चारों टेस्टिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर कोई टेस्टिंग में फ़ॉल्ट आता है या डिज़ाइनिंग में फ़ॉल्ट आता है, किसी भी चीज़ में फ़ॉल्ट आता है, तो उन सारों से उसके बारे में क्वेश्चन किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्क्रम मेथडोलॉजी के अंडर काम कर रहे थे। और स्क्रम मेथडोलॉजी ये बात कहती है कि मैं टीम सेंट्रिक मेथडोलॉजी हूँ। और टीम सेंट्रिक का मतलब ये होता है कि उस मेथडोलॉजी को इस्तेमाल करके किसी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सारे के सारे हर एक काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ज़िम्मेदार हैं। तो ये होती है क्या? टीम सेंट्रिक मेथडोलॉजी, यानी कि स्क्रम मेथडोलॉजी। ठीक हो गया? आई होप सो कि अब आपको ये बात समझ आ गई होगी। लेकिन फिर भी सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल तो हैं, सारे के सारे इक्वल तो हैं इसके अंदर, क्योंकि ये टीम सेंट्रिक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर इसके अंदर 2 रोल्स होते हैं। एक होता है स्क्रम मास्टर का और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑनर का। अब हम इनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या है। स्क्रम मास्टर वो होता है जो कि उस पूरी टीम के एक कोच की तरह काम करता है। ठीक हो गया? अब इसमें एक बात जो है थोड़ी सी याद रखने वाली है, कहीं आप इन चीज़ों को मिक्स ना कर जाएं कि अभी जो है ये बंदा कह रहा था कि स्क्रम मेथडोलॉजी के अंदर कोई लीडर नहीं होता, अब इसने बोल दिया कि कोच होता है, तो स्क्रम मास्टर होता है। तो एक बात याद रखिएगा कि इस कोच में और लीडर में फ़र्क होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जब आपकी क्रिकेट टीम ट्रेनिंग कर रही होती है तो उनको गाइड करने के लिए वहाँ पे कोच होता है, वो कोच लीडर नहीं होता। जब आपकी टीम जो है ग्राउंड में उतरती है तो वहाँ पर उस टीम का एक हेड होता है जिसे हम कैप्टन कहते हैं। ठीक है, वो वहाँ पर उस वक्त उनका जो है लीडर होता है, वो उस वक्त उनको गाइड कर रहा होता है और सारे उसकी बात सुन रहे होते हैं और उसी बंदे ने सबकी जिम्मेदारियाँ लगा रखी होती हैं। ठीक है, तो कोच अलग चीज़ है, कैप्टन अलग चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसी तरीके से लीडर अलग चीज़ है, कोच अलग चीज़ है। कोच एक एक्सपीरियंस पर्सन होता है, एक एक्सपीरियंस किस्म का आदमी होता है। जब सारी की सारी की टीम के तमाम मेंबर इक्वल आ जाते हैं और वो सब मिल के काम कर रहे होते हैं, तो जब उनको कोई एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत होती है या फिर जब उनको कोई अपने काम में इंप्रूवमेंट्स लाने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर एक एक्सपीरियंस किस्म का बंदा बैठा होता है जिसको हम स्क्रम मास्टर कहते हैं, जो कि कोच होता है। फिर वो उनको गाइड करता है कि इस काम को तुम ऐसे और बेहतर बना सकते हो। ठीक है, तो वो कोच होता है, लीडर नहीं होता। लीडर एक अलग इंसान होता है। लीडर वो इंसान होता है जो कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लगाता है और फिर उसके बाद आप उसके सामने जवाबदेह होते हैं कि मैंने जब तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई थी, वो पूछ सकता है किससे भी कि मैंने अगर तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई थी तुमने पूरी क्यों नहीं की। लेकिन जो कोच होता है वो ये बात नहीं पूछता। कोच क्या करता है कि विलिंगली जो उसे आके पूछ रहा है या फिर जो इंप्रूवमेंट चाहता है उसकी इंप्रूवमेंट करवाता है, और जब खुद देखता है जब किसी के अंदर की कोई कमी है तो उसको दूर करवाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट ऑनर। ठीक है, द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रेजेंटिंग द बिजनेस एंड कस्टमर रोल इन द टीम इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट ऑनर। ठीक है, इसकी मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि जैसे हमारे 4 बंदे थे जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे थे और उनके अंदर से हमने एक 5वें बंदे को भी ऐड कर लिया और हमने उसको कह दिया कि ये पीओ है, यानी कि प्रोडक्ट ऑनर है। तो वो बंदा कौन होगा? वो बंदा होगा जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होगा किस चीज़ को? बिजनेस को।
कि जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं क्लाइंट हूँ और आप लोगों की 4 बंदों की टीम है, तो जो मैं क्लाइंट हूँ ना, मैं क्या करूँगा कि मैं भी अगर आपकी टीम का हिस्सा बन जाता हूँ और मैं आपको ये बताने लगता हूँ कि आप मेरे लिए अगर सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो मुझे उसमें क्या क्या ज़रूरतें हैं और वो किस तरीके से मेरा बिज़नेस चल रहा है जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो मैं क्या हो जाऊँगा, पीओ हो जाऊँगा आपकी टीम के अंदर, प्रोडक्ट ऑनर हो जाऊँगा। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट चलते हैं। ये स्क्रम मेथडोलॉजी थी। आई होप सो कि आपको समझ आ चुका होगा। पहली बात इसके अंदर जो मेन पॉइंट था वो ये था कि ये टीम सेंट्रिक है। आपको ये पता होना चाहिए कि टीम सेंट्रिक क्या होता है। टीम सेंट्रिक में सब मिलकर काम करते हैं, कोई लीडर नहीं होता। फिर उसके बाद इसमें 2 रोल होते हैं, एक स्क्रम मास्टर और एक प्रोडक्ट ऑनर। प्रोडक्ट ऑनर वो जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, वो आपको गाइड करता है कि मुझे सॉफ्टवेयर में क्या क्या चाहिए। स्क्रम मास्टर क्या होता है, वो कोच होता है। और कोच और लीडर में क्या फ़र्क होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो उसको गौर से सुन लो, दोबारा से रिपीट करके सुन लो, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद स्क्रम के बाद आ जाता है आपका एक्सपी मैथडोलॉजी। तो एक्सपी स्टैंड फॉर एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये आप इस बात को समझ लें। इसको क्या कहते हैं कि एक्स, और जो एक्स है ये एक्सट्रीम में से लिया गया है और प्रोग्रामिंग का पी लिया गया है। अब ये ऐसा नहीं है कि इसके आप कोडिंग करते हो बैठ के, लेकिन ये कि इस मैथडोलॉजी का नाम है प्रोग्रामिंग, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये जो है बिल्कुल थोड़ी सी चेंज है स्क्रम से, लेकिन स्क्रम में और इसमें क्या फ़र्क है, ठीक है। 2 वर्ड्स अगर आप याद रख लेते हो तो आपको स्क्रम का और एक्सपी का फ़र्क पता चल जाता है। जो स्क्रम थी वो टीम सेंट्रिक थी, ठीक हो गया। अब जो एक्सपी है वो कस्टमर सेंट्रिक है, ठीक है। इट्स मीन के अब इसमें देखते हैं हम क्या होता है। इट फोकसेस ऑन कॉन्स्टली चेंजिंग रिक्वायरमेंट, कस्टमर फीडबैक एंड फ्रीक्वेंट रिलीज बेसिस ऑन चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। और एंड फ्रीक्वेंट रिलीजेस। अच्छा, इसके अंदर हो क्या रहा होता है कि आप जो है वो फोकस कर रहे होते हो किस चीज़ के ऊपर, कस्टमर के ऊपर, सही है। जैसे अभी तक जो टीम सेंट्रिक थी उसमें हम क्या कर रहे थे, सारे के सारे टीम मेंबर बराबर हो गए थे, सब मिलके काम कर रहे थे, कोई लीडर नहीं था, कोई मॉनिटर नहीं था, हर एक रिस्पॉन्सिबल था हर एक काम के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, ठीक हो गया। जब आप आ जाते हो कि आप ये बोलते हो कि अब जो हम यूज़ कर रहे हैं मेथडोलॉजी वो कौन सी है जनाब अली, वो है हमारी कस्टमर सेंट्रिक। तो कस्टमर सेंट्रिक में क्या होता है कि कस्टमर सेंट्रिक के अंदर आपका जो ज़्यादा फोकस होता है वो कस्टमर की तरफ चला जाता है, ठीक है। वो समझ लो कि आपका जो पॉइंट, सेंटर पॉइंट होता है आपका, वो क्या होता है, कस्टमर। आपकी तमाम चीज़ें, तमाम बातें उसी के इर्द गिर्द घूम रही होती हैं और सारी की सारी उसी से इंस्पायर होती हैं। कस्टमर जो आपको फीडबैक देता है, आप उसकी बेसिस पे चेंजिंग्स कर रहे होते हो, ठीक है। और बार बार चेंजिंग्स कर रहे होते हो, क्योंकि उसकी बार बार भी अगर फीडबैक की बेसिस पे अगर आपको चेंजिंग रिक्वायर्ड है तो आप कर रहे होते हो, और वो जितने चेंज मांगता है आप वो कर रहे होते हो। और हर चेंज और जितनी चेंजेस वो कहता है उनको करने के बाद आप फ़ौरन एक एक आइट्रेशन को रिलीज़ भी कर रहे होते हो उसके इस्तेमाल के लिए, ठीक हो गया। तो ये क्या होता है, कस्टमर सेंट्रिक होता है। इन शॉर्ट इसको मैं 2 लाइनों में रिपीट कर देता हूँ। कस्टमर सेंट्रिक ये होता है जिसके अंदर आप पूरे के पूरे डिपेंड हो जाते हो एक तरीके से कस्टमर के ऊपर, और उसी की रिक्वायरमेंट्स को सुनते रहते हो, और जो जो चीज़ें वो बोलता रहता है वो डालते रहते हो, जो जो वो बोलता रहता है तब्दील करो, वो तब्दील करते रहते हो, और उन तब्दीलियों को बना बना कर आप सॉफ्टवेयर की आइट्रेशन को रिलीज़ करते रहते हो। अच्छा, इससे होता क्या है, द आउटकम ऑफ द एक्सपी इज़ ऑलवेज अ क्वालिटी प्रोडक्ट मीटिंग द एग्जैक्ट कस्टमर रिक्वायरमेंट। जब आप ये सब काम कर रहे होते हो तो होता ही बड़ा टेंशन वाला काम है, बड़ा पैन लेने वाला काम होता है कि कस्टमर साथ बैठा है, वो कभी कहेगा ये चेंज कर दो, कभी कहेगा वो चेंज कर दो, बस अभी इस रिलीज़ को निकाल दो, फिर अगली चेंजिंग करो, फिर तो आपका सर तो वो बड़ा खाएगा। लेकिन एट दी एंड एक्सपी से आपको जो आउटकम मिलेगी ना, वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट होगी। और क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे होगी कि वो जो आपका कस्टमर होगा उसकी एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट्स के बराबर होगी। मतलब ये कि वो आपके सर पे बैठ के आपका सर तो खा रहा था, लेकिन अब जो आखिर पे जो चीज़ बन के बाहर निकली है वो वही होगी जिसको कहेगा हाँ यार ये डन कर दो, यही चीज़ मुझे चाहिए थी, इससे ना थोड़ी सी ऊपर ना थोड़ी सी नीचे, परफेक्टली यही चीज़ चाहिए थी। तो वो एग्जैक्टली उसकी रिक्वायरमेंट्स को जब मीट कर रही होगी तो वो क्या होगी, वो क्वालिटी प्रोडक्ट होगी। सही हो गया। अब उसके बाद एक बात मैं आपको और बताता चाहूँ कि ये मैंने आपको एक्सपी मेथडोलॉजी के बारे में एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे चीज़ों को बताया था कि आपको समझ आ जाए, लेकिन इसके ऊपर हमारी एक डिटेल वीडियो भी पड़ी हुई है हमारे चैनल के ऊपर, तो काइंडली उसको भी देख लीजिएगा, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उस वीडियो का कंसेप्ट जो है, सॉरी, लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और वो एक अच्छी वीडियो है, उसको लाजमी देखिएगा। अच्छा, इसके बाद आ जाती है क्रिस्टल मैथडोलॉजी। ये क्या होती है, ठीक है जी। इट्स अ कलेक्शन ऑफ अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट which focuses on the people and their interaction when they are working on the software development project। अब इसके अंदर थोड़ी सी अप्रोच, जो काम हमने अभी तक किया है उससे चेंज हो जाती है। इसके अंदर ये सारा का सारा फोकस किधर चला गया है, सारा का सारा फोकस इसके अंदर लोगों पे चला गया है। कौन लोग, वो लोग जो कि सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। पहली बात,
और दूसरा फोकस इसके अंदर किस चीज़ पे चला गया है कि वो लोग जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, एक तो उस पर फोकस करो, फिर वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं उस चीज़ पे फोकस करो। ठीक है, अब ये थोड़ी सी अजीब सी मेथडोलॉजी है, ये कंफ्यूज कर देती है कि बन रहा है सॉफ्टवेयर, ठीक है, और हम फोकस किस पे कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर के जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, और उस चीज़ के ऊपर कि वो आपस में एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन करते हैं, किस तरीके से वो बातचीत करते हैं, किस तरीके से वो मीटिंग्स करते हैं। ठीक हो गया। तो इसके अलावा दूसरी चीज़ हम आगे, एक तो ये एक दो तो चीज़ें ये हो गई कि लोगों पे फोकस करो और उनके इंटरेक्शन करने के तरीके पे। उसके बाद हम किस चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं इस मेथडोलॉजी के अंदर कि जो बिज़नेस क्रिटिकलिटीज़ हैं, मतलब ये कि बिज़नेस के अंदर जो पेचीदा और मुश्किल चीज़ें हैं हम उसके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। और फिर इसके अलावा हम किस चीज़ पर फोकस कर रहे होते हैं कि किसी भी बिज़नेस के अंदर उनकी प्रायोरिटी क्या है। देखें, जब आपको कोई भी बंदा 4 काम बताता है तो उसके अंदर से एक दो काम ऐसे होते हैं जिनको वो बोलता है कि यार ये वाले काम फर्स्ट प्रायोरिटी पे करो, उसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना। ठीक है, तो इसी तरीके से बिज़नेस के अंदर भी कोई ना कोई प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो आप ये देखते हो कि जो जिस बिज़नेस के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसकी पेचीदगियाँ क्या हैं, उसकी मुश्किलात क्या हैं, और फिर उसके अंदर जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं उसमें से उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, और उसमें से क्या चीज़ें आपने पहले बनानी है, क्या बाद में बनानी है। ठीक है, ये 3 से 4 चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर आप फोकस कर रहे होते हो। इसके अलावा आप इसके अंदर किस चीज़ पे फोकस नहीं करते, आप किसी टूल के ऊपर फोकस नहीं करते। ठीक है, आप किसी टेक्निक पे फोकस नहीं करते। जैसे कि स्क्रम था, वो किस चीज़ पे फोकस कर रहा था कि ये टेक्निक उसने फॉलो की हुई थी कि जी सारे के सारे बंदे जो हैं वो सब के सब बराबर हैं। ठीक हो गया। फिर जो एक्सपी था वो किस चीज़ पे फोकस कर रहा था जी के सारे जो कस्टमर हैं उसकी फीडबैक पे सारा का सारा फोकस करो। इसी तरीके से उनकी एक टेक्निक्स थी। इनके इसके अंदर कोई इस किस्म की कोई टेक्निक नहीं है। ये क्या कहता है कि बस जो बंदे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उन पर फोकस करो, वो आपस में बातचीत किस तरीके से कर रहे हैं इस पर फोकस करो। अगर दूसरा फोकस किसी चीज़ पे करना है तो वो ये करो कि इस बिज़नेस के इस सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के अंदर जिस भी बिज़नेस के लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसके अंदर जो है मुश्किल चीज़ें क्या क्या हैं और क्या क्या चीज़ें पहले आपको चाहिए। बस ये 2-3 चीज़ें जिन पे फोकस करो। अच्छा, अब इससे क्या होता है, ऐसा क्यों करना है? हमें बंदों के ऊपर फोकस करके या फिर वो आपस में इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं इस पे फोकस करके क्या मिल जाएगा, पहली बात तो हमने ये देखनी है। तो इस मेथड के बनाने वाले का ये मानना था, जो कि बहुत रिसर्च के बाद ये समझता था कि जो चीज़ होती है ना, कोई भी चीज़ वो जब बनती है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा मैटर क्या चीज़ कर रही होती है कि लोग सोचते किस तरीके से हैं, उनके पास स्किल्स क्या क्या हैं, उनके टैलेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, और फिर वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं। अगर 4 टीम मेंबर मिल के बैठ के काम कर रहे हैं और उनका आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करने का तरीका गुस्से वाला है और लड़ाई झगड़े वाला है, तो आप कभी भी ऐसे इन्वायरमेंट में और इस तरीके की टीम के साथ एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप उन 4 बंदों पे फोकस करो, उन बंदों पे फोकस करके ये देखो कि इनमें स्किल्स क्या क्या हैं, उन बंदों में फोकस करके ये देखो कि ये आपस में एक दूसरे के साथ कितने अच्छे तरीके से रहते हैं, ये आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं। अगर उनकी स्किल्स अच्छी हैं, जब आपने बंदों पे फोकस किया आपको ये पता चल गया कि इनकी स्किल्स अच्छी हैं। फिर दूसरी चीज़, आपने उनके ऊपर फोकस करके ये देखा कि आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन इनका अच्छा है। तो पहली बात यहीं पर क्लियर हो जाती है कि अगर ये 2 चीज़ें क्लियर हैं तो आपको सॉफ्टवेयर हमेशा क्वालिटी सॉफ्टवेयर ही मिलेगा। ठीक हो गया। फिर दूसरी बात ये कि यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया। अब आगे नेक्स्ट टाइम ये जब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि बंदे भी ठीक हैं, बंदों का आपस में इंटरेक्शन भी ठीक है, तो आगे आप ये क्लियर कर लो कि अब आप ये देख लो कि सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो, जिस बिज़नेस के लिए बनाने जा रहे हो उस बिज़नेस के अंदर पेचीदगियाँ क्या है। जब आपको वो क्लियर हो जाएंगी तो आप उस पर अच्छे से फोकस करोगे। फिर चौथे नंबर पर आप ये देख लो कि इस बिज़नेस सॉफ्टवेयर के अंदर या फिर ये जो जिस भी बिज़नेस के लिए आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसके अंदर प्रायोरिटीज़ क्या है, मतलब इन लोगों को पहले क्या चाहिए। क्योंकि ये क्रिस्टल मेथडोलॉजी किस चीज़ में फॉल करती है, अजाइल में। और अजाइल की कोर थीम ये होती है कि अजाइल की हर मेथडोलॉजी आइट्रेशंस में काम करती है, मींस कि छोटी छोटी आइट्रेशंस में सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। तो डेफिनेटली हमें ये पता होना चाहिए कि प्रायोरिटीज़ क्या है। तो जो जो चीज़ें पहले लाजमी हैं उनको पहले बनाएंगे, बाकियों को बाद में बनाएंगे। तो ये है क्रिस्टल मेथडोलॉजी, और इसको आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च वर्क हुआ है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथडोलॉजी है। इसके बाद आ जाती है FDD मेथडोलॉजी। FDD क्या होता है? FDD स्टैंड फॉर फ्यूचर ड्रिवन डेवलपमेंट। ठीक है, ये किस चीज़ पे फोकस करती है जी? इट फोकसेस मैनली ऑन डिलीवरिंग द फीचर्स विच आर इम्पोर्टेड टू कस्टमर इन आइटरेटिवली इन द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 2 to 10 days। बस सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। FDD जो है फ्यूचर ड्रिवन मेथडोलॉजी, इनका काम ये होता है कि ये देख लेती है कि कौन कौन से फ्यूचर्स जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
ठीक हो गया। ये देखकर उसके बाद क्या करती है जनाब कि जो फ्यूचर, अगर आप क्लाइंट है ना तो आप सॉफ्टवेयर बनवाने जाते हो तो डेफिनेटली एक सॉफ्टवेयर के अंदर 10 फीचर अगर आपको चाहिए तो उन 10 में से कोई 3-4 ऐसे होंगे जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये क्या करती है कि सबसे पहले उन इंपॉर्टेंट फीचर्स पे फोकस करती है और जल्दी से पहली 2-3 इटरेशंस के अंदर ही उनको क्लियर कर देती है और 2 से 10 दिन के अंदर अंदर आपके इंपॉर्टेंट फीचर आपको डिलीवर कर देती है। अच्छा, ये कैसे काम करती है? क्या ये टीम सेंट्रिक होती है, क्या ये कस्टमर सेंट्रिक होती है, या कैसे काम करती है? तो ये फोकस करती है या फिर एतबार करती है किस चीज़ के ऊपर? डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है? एक ऐसी फ़ाइल होती है जिसके अंदर सारी रिक्वायरमेंट्स वगैरह लिखी हुई होती हैं कि आपको क्या क्या चाहिए, जिसके अंदर सारे डिज़ाइंस वगैरह पड़े होते हैं, ठीक है। ये उस पर फोकस करती है और जब ये उसके ऊपर फोकस करती है तो इस एफडीडी मेथडोलॉजी के अंदर रहकर जो इंजीनियर्स या फिर जो प्रोग्रामर्स या डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं वो भी फिर आगे डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस करते हैं। और जब वो डॉक्यूमेंटेशंस पे फोकस करने लग जाते हैं तो क्या होता है कि फिर इसके अंदर उन टीम मेंबर्स को आपस के अंदर बहुत ज़्यादा मीटिंग्स नहीं करनी पड़ती स्क्रम की तरह। स्क्रम की तरह क्यों लिखा हुआ है? इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि स्क्रम जो है एक टीम सेंट्रिक इन्वायरमेंट होता है। तो टीम सेंट्रिक इन्वायरमेंट में सारे मिल के काम कर रहे होते हैं, तो मिल के काम करने के लिए उनको एक काम ये भी करना पड़ता है कि डेली बेसिस पर उनको आपस में मीटिंग करनी पड़ती है, जिनको हम स्क्रम मीटिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर फिर वो डिस्कस कर रहे होते हैं रोज़ की स्ट्रैटेजी कि हम किस तरीके से काम करेंगे, ठीक है। तो जब एफडीडी में आप आते हो तो एफडीडी के अंदर एक पहले से डॉक्यूमेंट बना होता है और उसके ऊपर पूरी की पूरी स्ट्रैटेजीज डिस्कस हुई हुई होती हैं कि आपने किस तरीके से काम करना है। तो फिर उस टीम मेंबर को वो डॉक्यूमेंट की एक कॉपी दे दी जाती है, तो उसको फॉलो करते रहते हैं। उनको डेली बेसिस पे स्क्रम की तरह मीटिंग्स नहीं करनी पड़ती, ठीक है। लेकिन फिर भी स्क्रम एक रिकमेंडेड वे है कि जब आप आपस में एक दूसरे से बात करते हो तो चीज़ें एक दूसरे के एक्सपीरियंस से ज़्यादा क्लियर होती हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि इट वर्क ऑन 5 बेसिक एक्टिविटीज़। अब ये जो है इसकी जब एफडीडी पे आप काम कर रहे होते हो तो आप 5 बेसिक एक्टिविटीज़ क्या परफॉर्म कर रहे होते हो। पहली एक्टिविटी जो आप परफॉर्म कर रहे होते हो कि आप एक पूरे सॉफ्टवेयर का एक ओवरऑल मॉडल बना लेते हो। जब आप ओवरऑल मॉडल बना लेते हो तो उसके बाद फिर उनके अंदर से जो आपको फीचर्स उस सॉफ्टवेयर में चाहिए आप उनकी लिस्ट बना लेते हो, ठीक हो गया। फिर जब आप उनकी लिस्ट बना लेते हो तो उसके बाद आप क्या करते हो कि आप फ्यूचर्स प्लान बाय फ्यूचर करते हो। मतलब आप जो भी प्लान बना रहे होते हो उनका इंडिविजुअली उसके हिसाब से आप जो भी फ्यूचर्स बनाने होते हैं उनके हिसाब से आप प्लानिंग करते जाते हो और फिर उसके बाद आप उन फ्यूचर्स को डिज़ाइन करते हो, ठीक हो गया। आप उन फ्यूचर्स को डिज़ाइन करके आप उन फ्यूचर्स को फिर बिल्ड कर देते हो। तो एफडीडी इस तरीके से काम कर रही होती है और ये 5 एक्टिविटीज़ उसमें शामिल होती हैं। इसके बाद आपकी अप्रोच आ जाती है या फिर आपकी मेथडोलॉजी आ जाती है जिसको हम कहते हैं DSDM मेथडोलॉजी। अच्छा, इस DSDM का क्या मतलब है? डायनामिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजी, ठीक है। ये किस चीज़ पे बेस करती है या किस चीज़ पे फोकस करती है? ये काम कर रही होती है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट अप्रोच पे, ठीक हो गया। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या होती है? रैपिड का मतलब होता है कि जल्दी जल्दी बनाना, ठीक हो गया। और ये भी डेफिनेटली रैपिड होने की वजह से अजाइल में ही आएगी, ठीक है। तो इसका मेजर फोकस किस चीज़ पे होता है हम उसके ऊपर चले जाते हैं। पहला इसका फोकस ये होता है फ्रीक्वेंट डिलीवरीज पे, मतलब जल्दी जल्दी इटरेशंस बनाकर देते चले जाओ, ठीक है। दूसरा फोकस किस चीज़ पे होता है कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द यूजर्स, मतलब ये जो कस्टमर है उसको एक्टिवली जो है इन्वॉल्व करके रखो। मतलब ये कि छोटी छोटी अगर एक सॉफ्टवेयर के अंदर एक कस्टमर कहता है कि मुझे 10 फीचर्स चाहिए तो आप क्या करो कि जल्दी जल्दी से 8-10 इटरेशंस के अंदर या फिर एक एक इटरेशन के अंदर एक एक फीचर देते चले जाओ और उसका पूरा सॉफ्टवेयर रेडी कर दो। और फिर उसको वो क्योंकि जो यूज़र है उसमें इन्वॉल्व हुआ होगा एक्टिवली, तो वो आपको साथ से बताता जाएगा कि नहीं मुझे यहाँ पर ये फीचर नहीं चाहिए था, ये फीचर चाहिए था एंड सो ऑन। तो वो जैसे जैसे बोलता जाए उसके हिसाब से आइट्रेशंस को दोबारा करते चले जाओ और जल्दी जल्दी उसको जो चेंजिंग्स चाहिए वो बनाते चले जाओ। और ये सारा करने से क्या होगा कि आपकी एप्लीकेशन जल्दी से तैयार हो जाएगी। लेकिन इस सब के लिए फिर वो एक चीज़ पे और फोकस कर रहा होता है जो कि उसका लास्ट पॉइंट है, वो ये है कि पुश द टीम्स टू मेक द क्विक डिसीजन। सही है। अब जाहिर सी बात है जब आप फ्रीक्वेंट डिलीवरीज कर रहे हो, जब आप फ्रीक्वेंट आइट्रेशंस आगे यूज़र को दे रहे हो और यूज़र को भी आपने एक्टिवली इन्वॉल्व किया हुआ है, तो अगर आपकी टीम सुस्त पड़ जाएगी तो वो जो एक थीम है पूरा DSDM का कि रैपिड एप्लीकेशन बनाओ, वो टूट जाएगा। क्योंकि आइट्रेशन भी जल्दी जल्दी जा रही थी जनाब अली और उसके बाद आपका यूज़र भी एक्टिवली उस पर फीडबैक दे रहा था, लेकिन वापस जब वो फीडबैक आ रहा था तो उसके ऊपर आपकी टीम जो है सही से स्पीड में काम नहीं कर रही, तो फिर एप्लीकेशन रैपिडली कैसे डेवलप हो सकती है। तो इस वजह से फिर क्या किया जाता है कि आपकी टीम को भी पुश करके रखा जाता है और उनको भी एक्टिव रखा जाता है कि वो जल्दी जल्दी क्विक डिसीजंस लें और क्विक डिसीजंस की बेस के ऊपर जल्दी जल्दी यूज़र की इन्वॉल्वमेंट से जो आपको फीडबैक मिल रही है उसके ऊपर उस सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट करें और फ्रीक्वेंट डिलीवरीज देते रहें और इतनी स्पीड में डिलीवरीज देते जाएँ कि जल्दी जल्दी जल्दी
उनके सारे के सारे बग्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं और उनका सॉफ्टवेयर जो है वो बिल्कुल उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हो जाए और एक क्वालिटी प्रोडक्ट मिल जाए। तो ये क्या होता है जी, DSTM मेथडोलॉजी। इसके बाद कौन सी आ जाती है जो कि आपके अजाइल के अंदर फॉल करती है, आ जाती है लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब ये जो बेसिकली अब हम पढ़ रहे हैं DSTM लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये छोटी छोटी सी अप्रोचेज़ हैं, बस ये नाम है और ये नाम से ही अपने आप को क्लियर कर देती हैं। द अप्रोच फोकस ऑन एलिमिनेटिंग द वेस्ट एंड फोकस ऑन द रेलेवेंट थिंग्स। ये भी कोई ऐसी बहुत बड़ी मेथडोलॉजी नहीं है। ये क्या करती है, कहती है कि वेस्ट को एलिमिनेट करो सॉफ्टवेयर बनाते हुए और फोकस उन चीज़ों पे करो जो कि मोस्ट रेलेवेंट चीज़ें। अब वेस्ट क्या है जी, वेस्ट ऐसा चीज़ें होती हैं जो कि पार्शली डन वर्क है, ठीक है। अब मैं 10 फंक्शंस की बेस के ऊपर या 10 फीचर्स वाला एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, तो उसके अंदर से मैं क्या करूँगा कि अगर मैंने पहला सॉफ्टवेयर का पहला हिस्सा जो है, पहला फीचर आधा बनाया, फिर दूसरे पे फोकस कर दिया, फिर वो मैंने पूरा किया, फिर तीसरा आधा छोड़ दिया, फिर चौथा पूरा कर दिया, तो अब ये क्या करेगा कि जो पूरे हो चुके हैं उनको क्या करेगा कि उनकी क्वालिटी को तो सबसे पहले इंप्रूव करेगा, और जो दूसरा है पहला जो मैंने आधा छोड़ा हुआ है और तीसरा जो मैंने आधा छोड़ा हुआ है उनको ये फोकस नहीं करेगा, उसको ये वेस्ट कंसीडर करेगा। वो ये कहेगा कि सबसे पहले तो जो पूरे हो चुके हैं उनको तो मैं क्वालिटी प्रोवाइड करूँ ना, फिर नेक्स्ट में जो पार्शली डन है उसको उस बाद में फिर देखा जाएगा, इसको फिलहाल वो वेस्ट के अंदर कंसीडर करेगा, ठीक हो गया। फिर उसके बाद इररेलेवेंट वर्क। इररेलेवेंट वर्क क्या होता है? फॉर एग्जांपल रेलेवेंट वर्क ये है कि अगर एक सॉफ्टवेयर के अंदर 10 फीचर्स डिमांड हैं तो मैं पहले उन 10 फीचर्स को डिज़ाइन करूँ। इररेलेवेंट वर्क ये होगा कि जैसे नहीं कहते कि आप ऐसे ही बस फूल बनाना और इस तरीके की ड्राइंग्स करना, या फिर जैसे कि आप मैं सॉफ्टवेयर की ब्यूटिफिकेशन पे लगा रहा हूँ, ठीक है। सॉफ्टवेयर के अंदर 10 फीचर्स चाहिए, फीचर्स तो अभी पूरे हुए नहीं, और मेरा सारा का सारा फोकस किधर हुआ है जी कि ये बटन किस कलर का होना चाहिए, वो बटन उधर होना चाहिए, बटन इधर होना चाहिए, और खूबसूरत दिखे और खूबसूरत दिखे और खूबसूरत दिखे। तो लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये कहती है कि पहले जो ओरिजिनल काम है उसके ऊपर फोकस करो। ओरिजिनल काम ये है कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये वाले 10 फीचर्स होने चाहिए, तो इन 10 फीचर्स को तो पहले बना लो, उसके बाद बाकी तरफ जाना। अगर तुम्हारे 10 फीचर अभी तक पूरे नहीं हुए हैं तो तुम फिर जो है तुम इररेलेवेंट वर्क जो कर रहे हो वो एक तरीके से वेस्ट है लीन सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि वेस्ट के अंदर इसके ये भी चीज़ आती है कि ऐसे फीचर जो कि कस्टमर ज़्यादा यूज़ नहीं करेगा या फिर यूज़ करेगा ही नहीं, उनको आप निकाल दो। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनमें डेवलपर्स अपने तौर पर कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा डाल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक सेल्स रिकॉर्ड जो है उसके अंदर रखने जा रहा हूँ, ठीक है, किसी सॉफ्टवेयर के अंदर। अब उस सेल रिकॉर्ड के साथ डेफिनेटली एक डेवलपर होगा तो वो क्या करेगा, सेल्स रिकॉर्ड के साथ एक प्रिंट का फीचर भी डालेगा। डेवलपर तो डाल देगा। अब आप ये देखो क्या उस कस्टमर को भी इसकी ज़रूरत है? आप तो ये अज्यूम कर रहे हो कि उसकी ज़रूरत है, लेकिन क्या वाकई ही उस कस्टमर को उसकी ज़रूरत है? आप उससे पूछ लो। अगर उसको ज़रूरत नहीं है, वो कहता है कि नहीं यार मैं प्रिंट तो निकालता ही नहीं हूँ, मैं बस PDF जनरेट करके तो रखता रहता हूँ, बाद में मुझे चाहिए होता है तो मैं उन PDF के ऊपर से प्रिंट निकाल लेता हूँ, तो फिर आप उस फ्यूचर पे फोकस ही ना करो, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात आ जाती है फीचर्स विच आर नॉट प्रायोरिटी ऑफ द कस्टमर। अब कस्टमर ने अगर आपको 10 फीचर दिए तो आप को वो बताएगा कि अगर इन 10 में से ये जो दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का और चौथे नंबर का ये मेरी प्रायोरिटी है, तो बाकी सारे में प्रायोरिटी नहीं है, बेशक मुझे बाद में भी दे देना। तो आप क्या करो, दूसरे, तीसरे और चौथे के ऊपर फोकस ज़्यादा करो, पहले उनको दो, ठीक है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा जो है वो प्रायोरिटी है, तो बाकी सारे इस लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अप्रोच के मुताबिक वेस्ट हो जाएंगे, ठीक हो गया। ये था। इसके बाद कैनबैन मेथडोलॉजी क्या है? जो कैनबैन मेथडोलॉजी है ना, एक्चुअली वो क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा जो है आपको फोकस करवाती है कि किस तरीके से एजाइल प्रोजेक्ट जो है मैनेज हो रहे होते हैं। इट एम्फेसाइजेस ऑन दी जस्ट इन टाइम डिलीवरी बाय द मैनेजमेंट अप्रोच। सेम लाइक जिस तरीके से पहले वाली काम कर रही है, जैसे आपकी DSDM कर रही थी या फिर FDD, तो ये उससे मिलती जुलती है। ये क्या करती है कि जस्ट इन टाइम डिलीवरी को कोशिश करती है कि आप जो है उस पर मतलब फोकस करती है कि आप डिलीवरी को ऑन टाइम दे सको, सही है। इसको ये नहीं होता कि मतलब बाकी चीज़ों से ज़्यादा ये जैसे टीम सेंट्रिक और कस्टमर सेंट्रिक, उससे ज़्यादा ये किस चीज़ के ऊपर फोकस होती है कि अगर एक कस्टमर ने ये कहा था कि मुझे दूसरे महीने की 18 तारीख को सॉफ्टवेयर मिल जाना चाहिए, तो इसका फोकस ये होगा कैनबैन का कि दूसरे महीने की 18 तारीख को सॉफ्टवेयर मिले कस्टमर को, ठीक है। तो फिर इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बाकी चीज़ों को इसके हिसाब से ये मैनेज करती है, लेकिन इसकी पहली प्रायोरिटी क्या होती है, जस्ट इन टाइम, ठीक हो गया। अच्छा, इट आल्सो फोकसेस ऑन दैट नो वन मेंबर शुड बी ओवरलोडेड बाय वर्क, ठीक है। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि कैनबैन की अप्रोच ये होती है कि चीज़ों को मैनेज किया जाए, और मैनेज करने का मतलब यही होता है कि अगर एक टीम के अंदर 4 बंदे काम कर रहे हैं तो उन चारों के ऊपर वर्क बर्डन एक जैसा हो। कहीं ऐसा ना हो कि एक बेचारे के ऊपर इतना ज़्यादा काम पड़ जाए और बाकी 3 जो है वो एक के ऊपर थोड़ा हो और एक कोई बिल्कुल ही फारिग बैठा हो। तो कैनबैन क्या करती है कि सबको इक्वली काम देती है, सही हो गया। और इन कैनबैन वी डिस्प्ले द टास्क ऑफ द टीम मेंबर सो दे कैन सी द
them easily and can focus on to make the JIT possible। ठीक है, अब ये क्या करता है कि कैनबैन जो है वो ये चीज़ कर रहा होता है कि जितने भी टीम मेंबर्स हैं इनके जितने भी टास्क हैं ना उनको लाइन से डिस्प्ले कर दिया जाए किसी जगह, ताकि सबको पता हो कि मैंने क्या काम करना है, मेरी क्या जिम्मेदारी है, और वो काम फिर मैंने ही करना है, कोई और मुझे करके नहीं देगा, और मैंने इस डेट तक करना है। तो जब ये चीज़ें उनको पता चल जाती हैं तो क्या होता है कि जस्ट इन टाइम डिलीवरी जो है वो जो कैनबैन का असल मकसद है वो फिर ईज़िली पूरा हो जाता है। सो ये अप्रोचेस थी अजाइल की, ये मैथडोलॉजीज़ थी अजाइल की, और मैंने इनका एक एब्स्ट्रैक्ट ओवरव्यू दिया। आई होप सो कि आपको इनको समझ आ गई होंगी। जो अजाइल मेथडोलॉजीज़ हमने अपने इस चैनल में पहले से कवर कर रखी हैं डिटेल के अंदर, उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के दे दूंगा, और जो नहीं कवर वो जल्दी ही कवर हो जाएंगी। हम कोशिश करेंगे कि जब तक पॉसिबल हो उसको कवर करवा लें। बाकी लेक्चर्स हम आपको देते हैं, आप लोग पसंद करते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर कहीं किसी लेक्चर में कभी कभार कोई मिस्टेक भी हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है हम भी इंसान है, गलती हमसे भी हो सकती है, तो अगर कोई गलती किसी जगह पे नज़र आए तो काइंडली उस गलती को वहीं पर उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर करेक्शन करवा दिया करें, ताकि बाकी वीडियो देखने वालों का भी भला हो जाए और वो भी आपके कमेंट से फ़ायदा उठा सकें। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए और ये चैनल आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो काइंडली सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।